तो मैं आपसे कई बार बताता रहता हूँ हॉरिजेंटल थॉट प्रोसेस और वर्टिकल थॉट प्रोसेस के बारे में। तो वर्टिकल थॉट प्रोसेस कैसे करते हैं और हॉरिजॉन्टल थॉट प्रोसेस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? सबसे पहले तो ये देखिए, जब हम किसी आंसर को लिखने के लिए जाते हैं, खास करके अभी जो बच्चे मेंस के लिए बैठ रहे हैं उनके लिए है, और वैसे भी आप सभी को मेंस तो देना ही है। केवल प्रीलिम्स से तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, इसलिए आप अंततः मेंस की परीक्षा तो देंगे, और बिना मेंस को क्रॉस किए तो आपका मेरिट बनना नहीं है। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो किस रूप में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आज उसके बारे में बात करते हैं, ताकि आप आसानी से लिख सकें। क्योंकि आपको आसानी से लिखना है ना, तो आसानी से कैसे लिखेंगे? अगर आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे, सोचना नहीं सीख पाएंगे, तो फिर आप कैसे लिखेंगे? तो किसी भी विषय पे आप लिखते हैं तो आपने लिखते समय में कई बार एक अड़चन भी महसूस की होगी। किस प्रकार की अड़चन होती है? एक अड़चन आपने ये महसूस की होगी कि आप जब लिखने के लिए जाते हैं तो शुरू जब आपने किया तब तो आपने ठीक से कर लिया, अच्छा लिख रहे थे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी लिख रहे थे, टॉपिक के अकॉर्डिंग लिख रहे थे, जो प्रश्न था उसी के हिसाब से आप लिख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आपके लिखने का तरीका बदल गया, या यूं कहें कि आप भटक गए, और जब आप मिड में पहुंचे तब आपको महसूस भी हुआ कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है और हमने कुछ न कुछ गलती कर दी है, ऐसा महसूस हुआ आपको। और खत्म जब कर रहे थे आप उसको, आंसर को, जब एंड की तरफ पहुंचे तो पूरी तरह से लग गया कि आज आंसर बिगड़ गया, जबकि आंसर आपको आता था या आप अच्छा कर सकते थे। तो कई आंसर्स के साथ ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाते। तो उसको कैसे ठीक करें? जो हम ठीक कर सकते थे लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसको कैसे ठीक करें? तो इसके लिए आप एक तो प्लान होना चाहिए, वेल प्लान होना चाहिए। लेकिन कई बार हम लोगों ने प्लान तो बनाया है लेकिन लिख नहीं पाते। तो इसका मतलब है कि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थॉट प्रोसेसिंग की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वर्टिकल थॉट प्रोसेसिंग और हॉरिजॉन्टल थॉट प्रोसेसिंग दोनों आपको करना आना चाहिए। तो जैसे महिलाओं के ऊपर आपको कुछ लिखना है और महिलाओं के ऊपर एक निबंध आता है, और मन पर एक निबंध जरूर आता है, तो वो टॉपिक के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन सोचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से लिख सकते हैं। तो महिलाओं के ऊपर जब भी निबंध लिखना हो, और खास करके भारत में महिलाओं के ऊपर लिखने के लिए कहा जाए, तो वर्टिकल में तो आपको इंडिविजुअल से लेकर के कंट्री, नेशनल लेवल तक आना है। इंडिविजुअल लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक आना है, यानी कि जो छोटा यूनिट है वो होता है इंडिविजुअल, देन आता है फैमिली, फिर ऊपर से बड़ा आता है हमारी कम्युनिटी या सोसाइटी या जाति, क्योंकि जातियों में महिलाओं का अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन है। जातियों के हिसाब से महिलाओं के साथ अलग अलग तरह के उत्पीड़न है, अलग अलग जातियों में अलग अलग है, कहीं सेक्स रेशो की समस्या है, कहीं क्या है, तो ये पूरा अलग अलग है। तो आपको इस हिसाब से लेके चलना है, यानी कि पहले इंडिविजुअल लेवल पर, फिर सोसाइटी के लेवल पर, परिवार के लेवल पर, फिर सोसाइटी या कास्ट, और फिर हम हमारे स्टेट में महिलाओं की क्या स्थिति है, और फिर नेशनल लेवल पे क्या स्थिति है। इस लेवल पर उसका नोट्स बनाएंगे या लिखना शुरू करेंगे, जैसा प्रश्न हो। अगर शिक्षा की स्थिति की बात हो, और अगर सामाजिक स्थिति की बात हो, या सेक्स रेशो की बात हो, या कन्या भ्रूण हत्या की बात हो, तो जिस भी प्रकार का प्रश्न हो, उस प्रश्न के हिसाब से आपको सोचना सीखना पड़ेगा। कैसे? निचले लेवल से लेकर के
ऊपर के लेवल तक। एक चीज तो ये हो गया। फिर आपको हॉरिजॉन्टल सेक्टर में सोचना सीखना पड़ेगा कि महिलाओं की स्थिति परिवार में, महिलाओं की स्थिति विवाह के स्तर पर। परिवार जब लिखेंगे तब उसमें विवाह भी आ जाएगा, तो विवाह के स्तर पर महिलाओं की स्थिति आर्थिक, इकोनॉमिक वाली, फिर महिलाओं की स्थिति सोशल, फिर महिलाओं की स्थिति राजनीतिक, धार्मिक। तब आपका पास एक लंबा नोट्स होगा, एक अच्छा खासा होगा, जिसमें धार्मिक स्थिति जो होगी कि रिलीजियस लेवल पर महिलाओं के साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है और किस प्रकार से महिलाओं को एम्पावरमेंट की जरूरत है धार्मिक स्थिति में। राजनीतिक में कैसे हम ऊपर तक उनको प्रतिनिधित्व के तौर पर ले जा सकते हैं, तो महिला आरक्षण तक, पार्लियामेंट में महिला आरक्षण तक, पंचायतों से लेकर के पार्लियामेंट में। तो राजनीतिक स्थिति में पंचायत लेवल से लेकर के पार्लियामेंट तक, ऊपर तक आपको बताना पड़ेगा। फिर जो कानूनी स्थिति क्या है, तो आप जब कभी भी कानूनी स्थिति देने जाएं तो वही दो तरह की चीजें जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और दूसरा स्टैट्यूटरी प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन ने महिलाओं को क्या क्या ताकत दी है, और फिर कानून बना करके संसद या विधानसभाओं ने कौन कौन से कानून बनाए हैं महिलाओं के पक्ष में। तो अभी तक महिलाओं के पक्ष में बने हुए कानून अंग्रेजों के समय से, जब से भारत में कानून बनना शुरू हुआ है तब से। एक ऐतिहासिक स्थिति भी देना, इतिहास के हिसाब से भी देनी है। फिर संविधान में जब महिलाओं की स्थिति देंगे तब वे सारे अनुच्छेद देने हैं आपको, वे सारे संवैधानिक संशोधन देने हैं, है ना, जिसमें कि महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया गया है। मूल कर्तव्यों में महिलाओं का जिक्र आया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कई जगह पर महिलाओं का जिक्र आया है। तो आपको फंडामेंटल राइट्स में देना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में देना है, नागरिकता वाले में भी दे सकते हैं, क्योंकि नागरिकता में भी एक दो जगह महिलाओं का जिक्र आया है कि अगर कोई विदेशी जो है, अगर उसकी माँ भी अगर इंडियन है तो भी उसको यहाँ हम मान्यता देंगे, है ना। पहले केवल पिता होने के ऊपर ही बात होती थी, लेकिन अब माँ के ऊपर भी गया है, यानी कि महिलाओं की स्थिति इस तरह से। उसके अलावा फिर दूसरे और बहुत सारी चीजें हैं, जो एनजीओ हैं या सरकार के बहुत सारे ऐसे आयोग हैं, कमीशन हैं, कमिटीज हैं जो महिलाओं के लिए बनी हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देना है। फिर महिलाओं की प्रचलित प्रथाएं बहुत सारी, कल्चर में महिलाएं, संस्कृति में महिलाएं, तो संस्कृति में कहाँ कहाँ महिलाओं का रोल है। तो नृत्य, खास करके डांस में, म्यूजिक में, तो वे महान महिलाएं जो म्यूजिक से जुड़ी हुई थी। तो आप जब हॉरिजॉन्टल सोचेंगे तो इस तरह से कंपार्टमेंट बना लेंगे कि ये आर्ट का कंपार्टमेंट है, ये कला और संस्कृति वाला कंपार्टमेंट है। तो कौन कौन सी महिलाएं जो है वो पेंटिंग्स में आगे हैं। तो जब आप मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं तो अधिकांश पेंटिंग का काम जो है वो राजस्थान में, बिहार में, साउथ में महिलाएं करती हैं। महिलाओं का जब आप जनजातीय स्तर पर बात करेंगे, ट्राइबल वुमन की बात करेंगे, तब वहां फिर स्थिति ट्राइब्स में महिलाओं की क्या स्थिति है। तो बात समझ में आ रही होगी आपको कि हम कैसे आपको सोचना सिखा रहे हैं। ये ऐसे आपको सोचना सीखना पड़ेगा। और ऐतिहासिक लेवल पर जब आप पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं, पर्यावरण के संरक्षण में महिलाओं का क्या योगदान है, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है, ये सब हॉरिजॉन्टल सोच से आएगा आपका। आप ऐसे हॉरिजॉन्टल एक तरह से ड्रिलिंग करेंगे आप अपने ब्रेन में और कंपार्टमेंट बनाएंगे। आप एनवायरमेंट के सेक्टर में जब आप महिलाओं की बात करेंगे तो इतिहास से उठा करके महिलाओं ने कब कब एनवायरमेंट को बचाने का काम किया, महिलाओं का जो है वो जंगल बचाने में कहाँ कहाँ योगदान था, उसकी हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो वही सारे चिपको आंदोलन और जो राजस्थान का आंदोलन है और वो सारे आंदोलनों की पृष्ठभूमि आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो फिर देखिए आपका जीके जो है कितना जबरदस्त तैयार होता है। पूरा जीएस जो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू
तीनों लेवल पे। और मैंने तीनों चीजें बताई थी आपको कानूनी क्षेत्र में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन, तो कर्तव्य स्थल पर महिलाओं की जो हालत होती है उसके आधार पर जो महिलाओं को संरक्षण दिया गया कानून के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के द्वारा, वो चीजें आपको जोड़ के रखनी है। फिर देखिए महिलाओं के ऊपर कोई निबंध आएगा तो आप पूरी तरह से लिख पाएंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां डिमांड है वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता संघर्ष में हमारी महिलाओं का योगदान, एजुकेशन में महिलाओं का योगदान, तो इसका नोट्स बनाते जाइए। जब आप महिलाओं के बारे में लिखना शुरू करेंगे, उसके बारे में नोट्स बनाना शुरू करेंगे, तो कंपार्टमेंट वाइज नोट्स बनाइए, अलग अलग खंडों में नोट्स बनाइए। और वो सारे नोट्स जब आप पूरी तरह से फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में लिखेंगे तो फिर देखिए निबंध कितना अच्छा होगा, या निबंधात्मक प्रश्न होगा जो बड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है, बड़ा उत्तर आपको लिखना है, और उसमें यदि महिलाओं से संबंधित, तो आप देखेंगे कि आप इतने सारे फ्लो चार्ट बनाएंगे। आप है ना पैराग्राफ में लिखना भूल जाएंगे। पैराग्राफ में हम तभी लिखते हैं जब हमको नहीं आता है। जब हमको नहीं आता है तब हम पैराग्राफ में लिखते हैं। जैसे जिसको मध्य प्रदेश के सारे जिले नहीं पता, और अगर मान लिया जाए एक प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में लिखिए, प्रश्न आ जाए मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में लिखिए, या फिर चलिए कुछ दूसरे स्टेट के बच्चे भी सुन रहे हैं तो हम भारत के राज्यों के बारे में लिखिए, भारत और उसके राज्य, इसके बारे में कुछ लिखिए, ये प्रश्न आ जाता है। तो जिसको सारे राज्यों के नाम नहीं पता वो नाम नहीं देगा। अगर किसी को 10 या 15 ही राज्य पता है, बाकी राज्यों के नाम पता नहीं है, तो वो राज्यों के नाम लिखने की हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा। तो वो क्या लिखना शुरू करेगा, भारत एक बहुत विशाल देश है और इसमें कई सारे राज्य हैं, उसमें से कुछ इस प्रकार हैं। वो कॉमा लगा लगा के खड़ा नहीं देगा ऐसे, नहीं तो वो खड़ा दे देगा, और खड़ा देगा तो फिर किस क्रम में देगा, राज्य के बनने के क्रम में देगा, यानी कि संविधान के हिसाब से। देखिए जिसको नॉलेज है ना, अब यहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं पूछा है, लेकिन जिसको नॉलेज है वो कैसे देगा, जो मूल राज्य जो 1950 में जब संविधान बना था तब कितने राज्य थे, या फिर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट के हिसाब से दे देगा पहले, और फिर वो इस तरह से दे देगा खड़ा। फिर उसके बाद जिस जिस हिसाब से संशोधन होते गए, वो संविधान संशोधनों के हिसाब से राज्य को जोड़ता जाएगा। इस संविधान संशोधन के हिसाब से ब्रैकेट में लिखेगा, उसको डिटेल नहीं लिखेगा, राज्य का नाम लिखेगा, सामने ब्रैकेट में संशोधन का नाम लिखेगा और संशोधन का साल लिखेगा, और कहेगा ये राज्य नया आ गया, इस संशोधन से फिर इस साल में ये नया राज्य आ गया, ऐसा करके एक लिस्ट बना देगा और वो उत्तर हो जाएगा। और फिर एक एक राज्य के बारे में उसकी राजधानी और उसकी एक लिस्ट अलग बना सकता है, या उसी सामने राजधानी ले देगा। और वो पॉइंट में, यानी कि उसको लिखने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि लिखेगा कैसे, लिखेगा तो उत्तर ही नहीं दे पाएगा। लेकिन जिसको नहीं आता, जिसको संशोधन भी नहीं पता, जिसको राज्यों की संख्या भी नहीं पता, और ठीक से राज्यों के नाम भी नहीं पता, राज्यों की राजधानियां भी नहीं पता, जिसको और कौन सा राज्य किस आधार पर बना था और किस राज्य की कौन सी विशेषता है, ये अगर उसको नहीं पता तो वो क्या करेगा, पैराग्राफ में लिखना शुरू कर देगा। भारत एक विशाल देश है, भारत बहुत सुंदर देश है, इसमें कई सारे राज्य हैं, अनेकता में एकता है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग विशेषताएं हैं, फिर वापस विशेषता, फिर अनेकता में फिर एकता, फिर सुंदर राज्य, और फिर ये राज्य संभवतः बहुत बड़ा है, इस टाइप से भी लिख देते हैं कई बच्चे, और बहुत बड़ा राज्य होने के कारण इसकी अपनी समस्याएं हैं, कुछ भी लिखने लगता है। और वो पैराग्राफ में, अच्छा वो ये चाहता है कि उसके पैराग्राफ को कोई पढ़े नहीं, उसको कोई ना पढ़े, क्योंकि वो पढ़ाना चाहता ही नहीं है, वो दिखाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। जिसको भी नॉलेज होता है वो पॉइंट में लिखता है, वो ज्यादा से ज्यादा, अगर उसको राज्यों के बारे में बहुत कुछ पता है, वो भारत के राज्यों के बारे में बहुत कुछ जानता है, तो बहुत कुछ बताना चाहेगा,
क्योंकि उसको तो इतनी चीजें बतानी है और वो 5 मिनट में बतानी है, 6 मिनट में बतानी है उसको, या 10 मिनट में बतानी है। यूपीएससी का बड़ा क्वेश्चन है तो 10-12 मिनट में वो अपनी बात कैसे बता पाएगा, क्योंकि समय नहीं है। तो कम समय में अगर उसको अपनी बात बतानी है तो उसके लिए उसको, अगर वो 250 वर्ड का आंसर है तो वो तो पॉइंट में आ जाएगा और इतनी सारी बातें बता देगा वो। फिर एग्जामिनर जो देखेगा कि ये तो महासाम्राज्य है, यानी इसने 250 वर्ड में इतनी जानकारियां दी है, यानी 100 जानकारियां दी है उसने 250 वर्ड में। 100 टाइप की इंफॉर्मेशन है, अलग अलग टाइप की वैरायटी है। 100 टाइप की इंफॉर्मेशन की वैरायटी आपको वहां मिल गई 250 वर्ड में। और जिसने पैराग्राफ लिखा उसने इंफॉर्मेशन क्या दी बताई है? इंफॉर्मेशन तभी देता है ना आदमी जब पढ़ता है। तो मैंने जो महिलाओं की स्थिति के बारे में आपको बताया, जिसको विज्ञान का क्षेत्र भी पता है, जिसको कला का क्षेत्र भी पता है, जिसको खेल का क्षेत्र भी पता है, स्पोर्ट्स भी पता है, और जिसको पत्रकारिता का क्षेत्र भी पता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं ने काम किया, जिस चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाओं ने ये काम किया, परमाणु अनुसंधान में महिलाओं ने ये काम किया, रक्षा के क्षेत्र में ये काम किया, मिलिट्री डिफेंस में ये काम किया, और फिर मनोरंजन के क्षेत्र में ये काम किया, फिल्मी दुनिया में ये काम किया, पेंटिंग में ये काम किया, फिर वही क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूजिक और उन सब में। मैं हिस्टोरिकल वाला नहीं जा रहा हूं, अभी की बात बता रहा हूं, उसमें भी। फिर राजनीति में, फिर इकोनॉमी में, फिर इतनी महिलाएं बैंकर हैं, बैंकों की प्रमुख हैं, इतनी महिलाएं एंटरप्रेन्योर हैं, इतनी महिलाएं अपने अपने उद्योगों की प्रमुख हैं, इतनी महिलाओं को प्राइज मिला है, इतनी महिलाएं जो है वो साहित्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो उसके पास यदि इतनी सारी लिस्ट है और उसको अगर महिलाओं का योगदान, राष्ट्र के विकास में महिलाओं का योगदान, अगर ऐसा कोई प्रश्न आ गया तो कितने सारे सेक्टर लिखेगा। शिक्षा के क्षेत्र में लिख देगा, साहित्य के क्षेत्र में लिख देगा, रोजगार के क्षेत्र में लिख देगा, सरकार की जो कमेटीज होती हैं वो महिलाओं ने कितनी संभाली हैं, कितनी महिलाओं ने कमीशंस में भाग लिया है, उसके ऊपर आ जाएगा। विशेष अभियानों में महिलाओं का क्या योगदान है वो आ जाएगा। सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है वो आ जाएगा। तो ऐसा करके उसका जो लेवल है लिखने का, इंफॉर्मेशन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप तैयारी कर रहे हो और नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो तो आप इतने सारे सेक्टर बनाओ और उतने सेक्टर से उस पर्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज नोट करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, आधे इधर आधे इधर, 50 चीजें इधर होनी चाहिए, 50 चीजें इधर होनी चाहिए। उन 100 इंफॉर्मेशन को लेकर के आप एग्जाम में जाओ। अब आप देखो पैराग्राफ में लिखना भूल जाओगे, क्योंकि 100 इंफॉर्मेशन जो है, 100 सूचनाएं, 100 टाइप की सूचनाएं आप कैसे दे सकते हो? 100 टाइप की सूचनाएं तो पॉइंट में लिखी जा सकती है और आप उसको सूचना दे दोगे, एग्जामिनर देख के खुश होगा। जिसने 100 सूचनाएं दी है उसको मार्क्स मिलेंगे, या जिसने 5 सूचनाएं दी और बाकी सब बकवास की है, उसने काम के शब्द 15 ही लिखे हैं, बाकी सब कुछ लिखा ही नहीं है। 15-20 शब्द अगर काम के हैं और 230 शब्द बकवास हैं, फालतू बातें लिखी हुई है, ये सुंदर है और अप्रतिम है और इसका दुनिया में कहीं कोई नहीं, हाँ ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये ऐसा है, ये वैसा है, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, दोनों ही बकवास ही करते रहते हैं। इंग्लिश हिंदी में कुछ नहीं फर्क पड़ता। फैक्ट, कई बोलते हैं कि हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन नहीं होता, तो हिंदी मीडियम का इसलिए नहीं होता क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा में बकना बहुत अच्छा लगता है। मातृभाषा में बहुत देर तक कुछ तो भी उलझुल लिखते रहना, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में आपको लिखने के लिए, बकवास करने के लिए, गप मारने के लिए कहा जाए, आप मार ही नहीं पाओगे, इंग्लिश में गप नहीं मार पाओगे। तो मातृभाषा नहीं होने की वजह से आप गप नहीं लगा पाते। तो जो लोग इंग्लिश में गप लगाने लग जाते हैं वो फिर गप लिखने लगता है, तो उनका फिर सिलेक्शन नहीं होता। तो जो हिंदी मीडियम से, यानी कि जिनकी मातृभाषा हिंदी है और फिर वो इंग्लिश में जाते हैं, तो काम की बात लिख पाते हैं।
फालतू बात लिख ही नहीं पाते, तो पॉइंट में चले जाते हैं और वो फैक्ट्स लिखने लगते हैं। कंसेप्चुअल भी होता है तो कंसेप्चुअल में वो अकॉर्डिंग टू स्पेशल पर्सनालिटीज जो होता है उनके हिसाब से उनकी कोई डेफिनेशन, उनका कोई कोट वो करके लिखता है। पर्सनालिटीज के हिसाब से लिखता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के हिसाब से बकवास थोड़ी करेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से बकवास नहीं कर सकता, महात्मा गांधी के नाम से बकवास नहीं कर सकता। वो वहीं आएगा ना, वो जो आएगा नॉन वायलेंस और ट्रूथ और उन्हीं चीजों पे आएगा, सत्याग्रह पे आएगा, उन्हीं के बारे में बात करेगा। तो कोई भी टॉपिक है उसमें हम लोग जो है वो हमारी गप न जोड़ें, बकवास न जोड़ें। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप कहोगे हमने तो रात भर पढ़ा और 150 इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और वो तो 5 मिनट 10 मिनट में खत्म हो गई। तो एक रात से नहीं होगा। 20 प्रश्न है तो 20 रात लगेगी। कम से कम 20 रात जग करके उस पेपर की पढ़ाई होगी, तब जाकर के आप लिखने लायक बनोगे। तो आप जब तक 10-15 घंटे किसी एक प्रश्न के बारे में अच्छे से टटोल नहीं लेते, आप अच्छे से लिख थोड़ी पाओगे। पॉइंट में लिखना जो है, कई लोग बोलते हैं पॉइंट में लिखने से क्या होगा। अरे पॉइंट में लिखना आसान है क्या? आप लिख थोड़ी सकते पॉइंट में। पॉइंट्स में लिखने से तो आपका मैटर खत्म हो जाता है। जैसे आपको पता है अमृत बाजार पत्रिका, भारत के समाचार पत्रों के बारे में बंगाल गजट से लेकर के अमृत बाजार पत्रिका या 1-2 पत्र आपको पता है स्वतंत्रता संघर्ष के। अगर आपको स्वतंत्रता संघर्ष के समय के 70 समाचार पत्र पता हो, 70 कि किसने कौन सा चलाया था समाचार पत्र और कौन से सन में चलाया था और वो किस विषय में था या कौन सी लैंग्वेज में था, अगर आपको 70 पता हो और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान चलाए जाने वाले समाचार पत्रों को लिखिए, तो अगर आपको 70 पता होगा और 250 शब्दों में उत्तर देना है तो आप क्या करोगे बताओ? 70 समाचार पत्रों में से 50 तो लिखोगे ना, 40 तो लिखोगे। लेकिन अगर आपको केवल 5 पता है तो आप यंग इंडिया का और उसका जो है तारीफ करने लग जाओगे कि मराठा और केसरी जो न्यूज़पेपर थे, क्या न्यूज़पेपर थे। बाल गंगाधर तिलक क्या लिखते थे, लोगों में जोश आ जाता था। और बाल गंगाधर तिलक की लेखनी जो चलती थी मराठा और केसरी पर, तो ऐसा लगता था कि मानो युद्ध होने वाला है, फलाना ये वो, कुछ तो भी लिखेगा आदमी, कुछ भी, जबकि वो एक पार्ट है मराठा और केसरी। वो केवल एक लाइन है, आपके आंसर की केवल एक लाइन है, उसमें आपने 5 लाइन बना दी मराठा केसरी की, क्योंकि आपको बाकी चीजें याद ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज ये है कि कई लोग बोलते हैं कि सर हम टेस्ट बाद में देंगे, या हम अभी टेस्ट नहीं दे रहे, अभी हम ये नहीं कर रहे, अभी वो नहीं कर रहे। तो आप बाद में क्यों दे रहे हो? अभी आप प्रश्न का सामना करो, टेस्ट दो और प्रश्न का सामना करो और हमको लिख के बताओ, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो आपको 5 चीजें पता है इसकी वजह से आपने उत्तर का कचरा कर दिया। अब आप 70 चीजें पता करो तो एग्जाम में 40-50 लिख पाओगे, क्योंकि 20 तो भूल जाओगे। तो आप 70 तैयार करो। अभी आप 70 तैयार क्यों नहीं करते? क्योंकि आप टेस्ट ही नहीं देते हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि क्या तैयारी करना है। कई लोग बोलते हैं सर क्या तैयारी करें, कहां से शुरू करें, कुछ समझ में नहीं आता। अरे शुरू कहीं से भी करो, उसके टॉपिक को कंप्लीट करो। तो अभी हमने जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी उस समय में कितना कुछ अधूरा है। अभी फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स शुरू करने वाले हैं आज हम। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन कल से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में कोई प्रश्न आता है और आपको सारे आर्टिकल नहीं पता, तो आप क्या करोगे? बहुत अच्छे होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सरकार का दिशा निर्देश करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। सरकार को इस आधार पर काम करना चाहिए, देश स्वर्ग हो जाएगा, कई सारे ऐसी बातें लिखने। इन चीजों से मार्क्स नहीं मिलते, बात मानिए। वो क्या है, कंपटीशन यदि कहीं कम रहा और आप जैसे तैसे कुछ पोस्ट पे चले भी गए तो स्टेट सर्विस में आप तहसीलदार पे जाकर अटक जाओगे, यूपीएससी में आप पीछे से रैंक लग जाएगी आपकी 800-700 के आसपास। तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको, बेकार सी पोस्ट मिलेगी। अगर आपको टॉप 100 में जाना है, टॉप 10 में जाना है, टॉपर बनना है, देखिए बिना टॉपर बने दोनों एग्जाम में कुछ नहीं है। एमपीपीएससी में स्टेट लेवल पर, यूपीएससी यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप जब तक टॉप 10 में नहीं आते, टॉप 100 में नहीं आते,
तब तक आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिलती। बढ़िया पोस्ट के लिए टॉप 100 में जाना ही पड़ता है, और टॉप 100 में कौन पहुंचता है? जो बढ़िया मार्क्स लेके आता है, वो भी मेंस में। और मेंस में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? तो थॉट प्रोसेस में बता रहा हूं आपको कि आप हॉरिजॉन्टल सेक्टर बनाइए, कंपार्टमेंट बनाइए, जोन्स बनाइए, हॉरिजॉन्स बनाइए, और उनके अंदर चीजों को रखिए। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको जब रहेगा, नॉलेज का विस्तार जब आपका हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा होगा, तो वो सब आप एग्जाम में समेट पाएंगे, वहां से आप चुन पाएंगे। मोती चुनने जैसा है एग्जाम में लिखना, मोती चुन करके देने जैसा है। तो मोती कहां से चुनेंगे? पत्थर में से चुनेंगे। ढेरों पत्थर है, उसमें से मोती आपको निकालना है। दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली बात आती है ना। पानी में बहुत सारा पानी है, थोड़ा सा दूध है, उसमें से दूध अलग कर लेना है। पानी बहुत ज्यादा मिला दिया, एक तपेला भर के 5 किलो पानी, 5 लीटर पानी मिला दिया, और दूध जो है उसमें 250 ml, तो बहुत कम है, तो उसको निकालना है। तो आपके पास जो नोट्स हैं, आपके पास जो, वैसे हमारे जो नोट्स आप देखोगे तो उसमें पॉइंट से दिए हुए हैं। 90% हमारे नोट्स में पॉइंट्स मिलेंगे आपको, काम की चीजें मिलेंगी, फालतू चीजें नहीं है। बाकी कोई आप दूसरा नोट्स देखिए, किताब देखिए, उसमें फालतू चीजें बहुत होती हैं। कुछ तो भी बताया हुआ होता है, हमने टू द पॉइंट बात की है, काम की बात की है, वहीं पे आए। जो वो देखा जाए तो सीधा ही नोट्स है, आपको एग्जाम में जाके लिखना है, उसको करना कुछ नहीं है उसमें। तो आप वो पढ़ सकते हैं और वैसे ही नोट्स बना सकते हैं, अपने भी बना सकते हैं, या फिर लिखने की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। 2-3 घंटा 4 घंटा रोज लिखिए, बिना लिखे क्या होगा। तो आज मैं आपसे थॉट प्रोसेस की बात के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस की भी बात कर रहा हूं। और लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 40 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना कितना मुश्किल काम है। क्यों नहीं दे पाते हम लोग? जबकि हम तो बात करते हैं कि हमको बहुत सारा नॉलेज है, तो फिर हम क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? तो हमने बात महिलाओं के उस मुद्दे से शुरू की थी कि इतने सारे सेक्टर, ऐसे पर्यावरण के ऊपर जब आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जब आता है, तो मैंने आपको एक आंसर और लिखना सिखाया था कि एक निबंध आया था शायद 2006 में या 2005 में, कि अनुशासन का अर्थ है सफलता, है ना। डिसिप्लिन मीन्स सक्सेस, और अराजकता का मीन्स है, अराजकता मतलब है विध्वंस या असफलता। तो एनार्किज्म जो है वो डिस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं है एनार्किज्म। अराजकता तो अनुशासन और अराजकता, इसके ऊपर एक पूरा निबंध था। तो अनुशासन का अर्थ सफलता और अराजकता का मतलब विनाश, यानी कि एनार्किज्म जो होता है, केओस जो होता है। तो जब जहां केओस होगा, जहां एनार्किज्म होगा, जहां डिसिप्लिन नहीं होगा, वहां तो बिल्कुल खत्म ही है, सब कुछ खत्म है। तो इस निबंध को कैसे लिखेंगे? तो ये एग्जाम्पल मैंने पहले आपको दिया था, तो बहुत आसान है। कई लोग घबरा जाते हैं कि अनुशासन का अर्थ सफलता और अराजकता का अर्थ विनाश, विध्वंस, तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? अब आप वही सेक्टर बना लीजिए। सेक्टर अगर बने होंगे व्यक्तिगत, वर्टिकल वाले में व्यक्तिगत से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाना है आपको। व्यक्तिगत लेवल पर अगर अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, तो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है, तो वो आगे बढ़ता जाता है। परिवार जो डिसिप्लिन होता है वो आगे बढ़ता है। जो सोसाइटी या जाति, कास्ट डिसिप्लिन में रहती है वो आगे बढ़ती है, और जो देश डिसिप्लिन में रहता है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि वो देश ही डिसिप्लिन में रहता है। जापान एक एग्जांपल है उसका। और जो दुनिया में होड़ मची है, वहां डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर में आपको सबसे आगे निकलना है, तो फिर तो दुनिया विश्व स्तर पर जाकर के आप वर्टिकल सोच को अपनी ले जा सकते हैं। स्थानीय स्तर से सोचते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाना है, व्यक्ति के स्तर से सोचते हुए विश्व समुदाय तक जाना है। ये वर्टिकल सोच हो गई आपकी, वर्टिकल थॉट प्रोसेसिंग हो गया। और हॉरिजॉन्टल वाले में और विनाश, व्यक्तिगत में आप उदाहरण भी देते जाइए। व्यक्तिगत में यदि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा,
आप आपके एक दोस्त को जानते हैं जिसकी जिंदगी बिल्कुल अनुशासित नहीं थी, एक तरह से वो अनार्किस्ट था, उसके परिवार वालों की बात नहीं मानता था, तो उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो गई, खत्म हो गया वो। ऐसे फैमिलीज का एग्जांपल दे सकते हैं जो पूरी तरह से खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं था, अनार्किज्म था उनके यहाँ। कंट्रीज ऐसे बहुत सारे जो आज रेगिस्तान बन गए और एक तरह से स्टोन एज में चले गए, क्योंकि उनके यहाँ पर अनार्किज्म आ गया था। इसीलिए अनार्किज्म का विरोध होता है ना। अभी भी जो पूरे देश में डिसिप्लिन की कमी आती है, या जब कभी भी सरकार जो है किसी किसी को छूट देती है और कहा जाता है कि धर्म विशेष के लोग जो है वो किसी भी हद तक छूट प्राप्त कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एनार्किज्म जब आएगा और जब डिसिप्लिन नहीं रहेगा, है ना, तो कम्युनिज्म को क्यों स्वीकार नहीं किया जाता? क्योंकि वो नक्सली हो जाते हैं, तो वो डिसिप्लिन में नहीं रहते। तो नक्सलवाद को स्वीकार नहीं किया जाता, वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम मानी जाती है। आतंकवाद को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता? नहीं, आपको मांगे मनानी है अपनी, तो आप गांधी की तरह आइए, सत्याग्रह कीजिए, चुनाव लड़िए, जनता को कन्विंस कीजिए, प्रतिनिधि बनिए, फिर संसद में आके बोलिए, अपनी मांग रखिए, विधानसभा में अपनी मांग रखिए। ये क्या तरीका हुआ कि आप बंदूक लेके आ गए और गोली मार रहे हैं, AK-47 लेके आ गए? तो अपनी मांगे मनाने का ये कौन सा तरीका है? हमारे यहाँ गांधी का तरीका है। दूसरा चुनाव गांधी के तरीके से नहीं आना चाहते तो अन्ना के तरीके से आइए, उसने सरकार गिरा दी अन्ना ने आंदोलन करके। तो या तो आंदोलन कीजिए, सड़कों पे आइए, आंदोलन कीजिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, जुलूस निकालिए। ये तरीका है, ये प्रॉपर तरीका है, ये डिसिप्लिन वाला तरीका है। और दूसरा तरीका है राजनीति में आइए और संस्थाओं में प्रवेश करिए, और संस्थाएं जो नियम कानून बनाती है वहां अपने हिसाब से बनवाइए। लेकिन आप बंदूक उठाएंगे और हिंसा करेंगे, ये कहां तक जायज है? बम फोड़ेंगे, ये कहां तक जायज है? धमकी देंगे, ये कहां तक जायज है? ब्लैकमेल करेंगे, ये कहां तक जायज है? ये नहीं है। तो ये डिस्ट्रक्शन है। तो ये व्यक्तिगत लेवल से भी है या कंट्री के लेवल पे भी। और फिर आप कला के क्षेत्र में, मैंने आपको बताया था कि कला के क्षेत्र में डिसिप्लिन आता है तो क्या क्या होता है? कलाकार बनते जाते हैं, जिनको हम पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न देते हैं। ऐसे ऐसे कलाकार बने हैं। पंडित रविशंकर हैं, पंडित जसराज हैं, हाँ। और आपको सिनेमा में संगीत देने वाले एक से एक लोग मिल जाएंगे, शायर मिल जाएंगे, गायक कलाकार मिल जाएंगे। साहित्य के क्षेत्र में डिसिप्लिन आता है तो क्या होता है? पेंटिंग के क्षेत्र में डिसिप्लिन। कला जब स्वतंत्र होती है और कला जब अराजक हो जाती है तो फिर वो मकबूल फिदा हुसैन जैसे देवताओं की, देवी देवताओं की गंदी पेंटिंग बना रहे थे, तो इसकी क्या जरूरत थी? ये तो अनार्किज्म हो गया, केओस हो गया। ये कला के क्षेत्र से आपने निकल करके एक तरह से विद्रोह किया। तो पेंटिंग ऐसी क्यों बनाएं कि किसी की भावनाएं आहत होती है? किसी की भावनाएं आहत हो ऐसी पेंटिंग बनाने की क्या आवश्यकता है? तो भारत में हम पेंटिंग स्वीकार नहीं करते थे मकबूल फिदा हुसैन की, लेकिन अभी फ्रांस के राष्ट्रपति को हम लोग समर्थन कर रहे थे कि हाँ, आप पैगंबर मोहम्मद की कोई भी पेंटिंग हो चलेगा। तो स्वतंत्रता के नाम पर आप कितनी पेंटिंग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? बोले नहीं, वो फ्रांस की स्वतंत्रता का विषय है। तो यहाँ पर फिर हमने भी तो फंडामेंटल राइट्स में स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन हम कहाँ स्वीकार करते हैं? तो स्वतंत्रताएं जो है वो अराजकता में नहीं बदलनी चाहिए, वो अनुशासन में रहनी चाहिए। तो आपको यहाँ आर्टिकल 19 के हिसाब से भी उत्तर समझ में आ गया होगा। फिर विज्ञान के क्षेत्र में जब अराजकता आती है तो विज्ञान कहां कहां तक समस्या खड़ी कर देता है, घातक हथियार बना देता है, परमाणु हथियार बना देता है, और मानवता के लिए खतरा बन जाता है कई जगह पर विज्ञान। चाहे वो टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक से लेकर के जीन टेक्नोलॉजी, CRISPR-Cas9 तक, जिसमें आप डिजाइनर बेबी तैयार कर दोगे, यहां तक आप खतरा पैदा कर सकते हो। फिर आप खेल के क्षेत्र में जब आता है, तो मैंने आपको बताया था खेल के क्षेत्र में जब अनार्किज्म आता है तो वो कहां ले जाता है? खेल के क्षेत्र का अनार्किज्म वो मैच फिक्सिंग करने लगता है, या फिर IPL में इस तरह से जुआ सट्टा लगने लगता है। तो जो जुआ लगता है, सट्टा लगता है, सट्टा बाजार जब खेल में प्रवेश कर जाता है, IPL के अंदर ही नहीं होता, क्रिकेट में नहीं होता, फुटबॉल मैचेस में भी होता है विदेशों में।
बहुत सारे बुलीज पकड़ा जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट की तरह उसमें घुसाते हैं, दलाल लोग बहुत हैं उसके अंदर। बहुत बड़ा बिजनेस है। वर्ल्ड कप जब होता है फुटबॉल का, तो उसमें भी सट्टा जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस। कई देशों ने इसको मान्यता दी हुई है। तो ये एनार्किज्म है। लेकिन खेल के क्षेत्र में जब डिसिप्लिन आता है तो वो स्वास्थ्य भी सुदृढ़ करता है खिलाड़ी का, खेल भावना विकसित करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तैयार होता है, कम्युनिकेशन होता है कंट्रीज और कंट्रीज के बीच में, कल्चरल कांटेक्ट होते हैं, सांस्कृतिक संपर्क बढ़ते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, साहित्य का आदान प्रदान होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, स्टेडियम बनते हैं, युवाओं को प्रेरणा मिलती है, वो आतंकवाद और बुरी गतिविधियों की तरफ नहीं जाते, वो खेल की तरफ जाते हैं। तो ये खेल की दिशा हो गई। विज्ञान हो गया, साहित्य का मैंने बताया कि साहित्य में जब बुराई आती है तो लोग कुछ भी साहित्य की रचना करते हैं, गलत साहित्य की रचना करने लग जाते हैं। अगर डिसिप्लिन रहेगा तो साहित्य भी मजेदार होगा, साहित्य भी उन्नत होगा। तो न केवल कला के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, है ना। तो ये जो क्षेत्र मैंने आपको बताया। फिर राजनीति के क्षेत्र में आ जाइए। राजनीति के क्षेत्र में जब आप डिसिप्लिन लेके आते हैं तो क्या होता है, कहां तक राजनीति जाती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनेता मिलते हैं। गांधी भी तो राजनीतिज्ञ थे, गांधी भी राजनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे, है ना। तो भारत में एक से एक राजनेता हुए हैं धर्म के क्षेत्र में। और जब राजनीति में कुटिलता आती है, राजनीति में जब धोखेबाजी आती है, राजनीति जब अनार्किस्ट हो जाती है, तो फिर राजनीति में केओस आता है, विध्वंस आता है, वो विद्रोह करती है, वो समाप्त करती है, वो एक तरह से सत्ता तख्ता पलट करती है, जैसा पाकिस्तान में होता रहता है अधिकांश समय। और चीन की राजनीति एक विचित्र राजनीति है, जो एक ही पार्टी की राजनीति है और कम्युनिस्ट राजनीति है, और हिडन है, वो कुछ भी उजागर नहीं होने देता और गड़बड़ भी करता रहता है। चाहे साउथ चाइना सी में गड़बड़ देखो, चाहे वो भारत के साथ सीमाओं पर देखो, धोखेबाजी। तो राजनीति में जब अनुशासन नहीं रहता तो फिर राजनीति कितना विध्वंस मचाती है, जैसे ट्रंप के समय में देखा आपने। और जब राजनीति में अनुशासन आता है तो फिर उसके चमत्कार भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में जब अनुशासन नहीं आता तो आपने एक से एक बाबा जी और पंडों को देखा कैसे कैसे काम करते हैं। जेल में सड़ रहे हैं बहुत सारे बाबा जी, क्योंकि उनके काम ही गंदे हैं। तो ये जो काम है, ये धर्म के क्षेत्र में अनुशासन नहीं होने से हुआ ना। और जहां धर्म के क्षेत्र में अनुशासन आता है तो वो नए मापदंड स्थापित करते हैं, चाहे वो दयानंद सरस्वती के माध्यम से हो, स्वामी विवेकानंद के माध्यम से हो, वेदांत के दर्शन के माध्यम से हो, योग के माध्यम से हो, हम पूरे विश्व में। तो देखा जाए तो एनार्किज्म जो है वो थोड़ा सा, अगर आप हेल्थ के बारे में जाएंगे तो जो एरोबिक्स है और जो आपको जिम का जो एक्सरसाइज देखने को मिलता है उठपटांग वाला, जिसमें मसल मैन बन जाता है, बॉडी ऐसी बन जाती है, लेकिन वो फिर उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती, वो 40-45 साल की उम्र में मर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो 40-45, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, क्योंकि वो एक ही तरह के एक्सटर्नल सोर्स के तौर पे प्रोटीन को लेते रहते हैं और अपनी मसल्स को डेवलप करते रहते हैं। तो मसल्स बनाने के चक्कर में उनकी बॉडी में बहुत सारे खराबियां आ जाती हैं, उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। ये एनार्किज्म है। ये जो जिम में अनाप शनाप मसल बनाना, देखिए सामान्य मसल बनाना तो ठीक है कि आपकी मसल्स मस्कुलर आप लगने चाहिए, फैटी नहीं लगने चाहिए, तोन बाहर नहीं आने चाहिए, फ्लैट होना चाहिए बिल्कुल आपका पेट, और ये सब तो ठीक है। लेकिन जब आप प्रोटीन आप डाइट से लेते हैं तो तब तक भी ठीक है। लेकिन जब आप प्रोटीन के डब्बे खाने लग जाते हैं, एक डब्बा अभी खत्म किया, अगले सप्ताह फिर दूसरा डब्बा लाए, फिर आप कोई और दूसरा, और सब अब जो है एक तरह का आर्टिफिशियल प्रोटीन है, वो आर्टिफिशियल मतलब बनाया गया है। अब ये जो जब आप करते हैं ऐसा, तो ये अनार्किज्म है और ये विध्वंस लेके आता है, आपको जल्दी मार देता है, जल्दी खत्म कर देता है। लेकिन जब डिसिप्लिन होता है तो योगा का एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, इसलिए अधिकांश जिम वाले भी योगा को करवाने लगे हैं, एरोबिक्स को करवाने लगे थे। तो ये हेल्थ के सेक्टर में भी आपको फैशन के दिशा में बहुत अच्छे सब ये फैशन शो हो सकते हैं। फैशन एंड डिजाइनिंग का बहुत अच्छा मार्केट,
लेकिन सभ्यता से भी हो सकता है, लेकिन जब फुहड़ता आती है तो फिर वो कहां ले जाता है। तो हर सेक्टर में आपको सफलता और असफलता दिखाई पड़ेगी, और उसके पीछे जहां जहां सफलता होगी वहां आपको अनुशासन दिखलाई पड़ेगा, और जहां जहां असफलता होगी वहां पर लापरवाही दिखाई पड़ेगी, वहां एनार्किज्म दिखाई पड़ेगा। तो कितना अच्छा ऐसे है। अब इसको कई लोग छोड़ देते हैं कि इसमें क्या लिखते हैं हम, अनुशासन का अर्थ सफलता और जो एनार्किज्म है उसका मतलब डिस्ट्रक्शन है, इसमें लिखते क्या हम, मैटर ही नहीं है हमारे पास, जबकि कितना मैटर है मैंने आपको अभी बताया। इसमें आप सेक्टर में आप चले जाइए, इतना सेक्टर, टूरिज्म के सेक्टर में चले जाइए, आप बिजनेस के सेक्टर में चले जाइए, बिजनेस में जहां लोग घोटाले नहीं करने पड़ते, तो फिर आपको नीरव मोदी और विजय माल्या और ये जो लोग हैं सारे के सारे, ये कौन है? ये जो माल्या और मोदी और ये जो लोग हैं, ये आपको एनार्किस्ट हैं, ये बिजनेस के एनार्किस्ट हैं। लेकिन जब आप डिसिप्लिन में होंगे तो आप टाटा की तरह आगे बढ़ जाएंगे, आप बिरला की तरह आगे बढ़ जाएंगे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान के बिजनेसमैन को देखो, अभी के बिजनेसमैन अंबानी और अडानी तो मोदी के कारण आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखा ना आपने कि मोदी के संपर्क की वजह से उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई। तो अभी के अडानी और जो है ये अंबानी, इनको तो एक सपोर्ट मिल गया राजनीतिक। तो ये तो अब आगे जाकर के 2030 में पता लगेगा कि एनार्किस्ट हैं या डिसिप्लिन्ड हैं। ये अभी हम इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, 10 साल बाद कर पाएंगे। 10 साल बाद या 20 साल बाद हम इस स्थिति में होंगे कि हम राजनीति जो अभी चल रही है इसका भी मूल्यांकन हो जाएगा 10 साल बाद, कि ये जो 2014 से जो राजनीति चली थी 2020 तक 25 तक जब तक रहेगी, 2030 में आप आसानी से पता लगा पाओगे कि इस समय में रोजगार का क्या हुआ, इस समय में महिलाओं के लिए क्या हुआ, इस समय में कमजोर वर्गों के लिए क्या हुआ, इस समय में गरीबों के लिए क्या हुआ। देखिए गरीबी में, जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी गांव में एक महल बना ले, बहुत बड़ा घर बना ले, और गांव वालों से कहे कि खुश हो जाओ तुम्हारे गांव में एक महल बना है, लेकिन बाकी सब तो झोपड़ियां है ना। तो आप कहेंगे देखो महल में बहुत बड़ा टीवी लगने वाला है, तुमको खुश होना चाहिए, तुम्हारे यहाँ गांव में एक महल है और उस पैलेस में, उस बड़ी हवेली में एक टीवी आने वाला है, बहुत बड़ा टीवी आने वाला है, तुमको खुश नहीं होना चाहिए? बहुत बड़ा दीवार पे बड़ा सिनेमा का थिएटर बनेगा वो, और वहां पूरा ऐसा लगेगा जैसे सिनेमा हॉल है। तो सिनेमा हॉल जैसा बनने जा रहा है हमारे यहाँ, तो हमारे गांव में एक चीज इतनी बड़ी बनने जा रही, तुम लोगों को खुश होना चाहिए। लेकिन वो तो उस आदमी का है ना जिसका महल है, वो क्यों खुश होने लगे? 200-300 जो झोपड़ी वाले लोग हैं उस गांव में, बाकी 300 तो झोपड़ियां हैं। तो अभी देश का जो विकास हो रहा है वो अभी थोड़ा सा कुछ वर्गों का हो रहा है, कुछ लोगों का हो रहा है। तो इसका मूल्यांकन तो बहुत बाद में जाकर के होगा, 2030 में 35 में जाकर के, कि इस दौरान जिनका विकास हुआ वो किसका हुआ। इस दौरान जो डिजिटल डिवाइड है, आज मैं उसके बारे में भी एक आर्टिकल लेने वाला हूं कि ऑनलाइन हो जाइए। कितनी आसानी से हम लोग बोल देते हैं कि ऑनलाइन हो जाइए। कौन ऑनलाइन हो जाइए भैया? जिसके पास स्मार्टफोन होगा वही तो ऑनलाइन हो पाएगा, जिसकी स्क्रीन भी थोड़ी सी बड़ी होगी, स्मार्टफोन भी बड़ा वाला होगा, वही तो ऑनलाइन हो पाएगा। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो ऑनलाइन हो पाएंगे क्या? तो वो तो एक अलग भारत है ना। जो लोग गांवों में रहते हैं या गांवों से आए हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि गांव के जो स्कूल हैं वो अगर बंद हो गए और वहां अगर शिक्षक ने नहीं पढ़ाया, तो क्या आपको लगता है कि वो बच्चा जो है वो मोबाइल से पढ़ रहा होगा गांव में? शहर में पढ़ सकता है, बड़े घरों में पढ़ सकता है, अमीर लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं, मध्यम वर्गीय लोगों के बच्चे भी पढ़ लेंगे। परिवार वाले अपने दूसरे खर्चे कम करके उनको मोबाइल और लैपटॉप अवेलेबल करा देंगे। लेकिन क्या वो बच्चे पढ़ पाएंगे जिनके घर में मोबाइल मांगने की हिम्मत नहीं है, स्मार्टफोन मांगने की हिम्मत नहीं है, या फिर वो लैपटॉप नहीं मांग सकते और जो रिचार्ज नहीं करवा सकते? इंटरनेट कनेक्शन भी तो चाहिए, फिर रेगुलर आपको डेटा चाहिए, रेगुलर आपको आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। कंपनियां तो एकदम से बंद कर देती है, आप जानते हो, एक दिन का भी रिलैक्सेशन कहाँ देती है।
जैसे ही आपका डेटा की अवधि समाप्त हुई, जैसे ही आपका रिचार्ज का समय आया, वो तो बंद कर देती हैं, निर्दयता से बंद कर देते हैं। उनको कोई थोड़ी मतलब है कि दूसरे दिन आपका कोई इंटरव्यू है या दूसरे दिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं। तो आपको लगता है कि वो बार बार जिन माता पिता को काम करते हुए देखते हैं, ऑलरेडी जिनकी नौकरी जा चुकी है, जिनकी स्थितियां खराब हो चुकी है, उनसे वो अपने डेटा के लिए पैसे मांग पाएंगे? अगर मोबाइल फोन कहीं से आ भी गया तो डेटा के लिए पैसा मांग पाएंगे? ये संभव है क्या? तो कितना बड़ा वर्ग है। आपको लगता है नहीं नहीं सर इतना बड़ा वर्ग नहीं है, वो मात्र 1-8 करोड़ लोग होंगे। नहीं, 65 से 70 करोड़ लोग हैं ऐसे जो स्कूल से वंचित हैं। यानी 65 से 70 करोड़ लोगों का जो समूह है वो इन सुविधाओं से वंचित है, और वो इसको पूरा नहीं करा। आप में से कई सारे लोग जो सुन रहे हैं इस ऑनलाइन क्लास को, कई सारों के पास ऑल्टरनेट नहीं है, तो वही बैटरी है, वही फोन है, तो जब बंद हो जाता है तो आप 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे आपका बंद हो जाता है ना। मैं 10 बजे से क्लास लेना शुरू करता हूं, आप 10 बजे से ऑनलाइन होते हैं, 1:30 बजे तक क्लास चलती है। आप में से कितने लोग 1:30 बजे तक टिक पाते हैं? 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक नहीं टिक पाते, आपका फोन ही काम नहीं करता। आप लोग पहले ही आपको एग्जिट होना पड़ता है, पहले ही आप बाहर चले जाते हैं। मैं देखता हूं ना, कई लोग बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, उसके बावजूद उनको पहले गायब होना पड़ता है। क्यों नहीं सारे बच्चे टिक पाते लास्ट तक? ऐसे थोड़ी वो बाइकआउट कर रहे हैं मेरी क्लास का, या मुझे देखना नहीं चाहते या मुझे सुनना नहीं चाहते हैं। वो कंटिन्यू मेरी 3.5 घंटे की क्लास सुनना चाहते हैं, लेकिन बाहर क्यों हो जाते हैं? बाहर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी बैटरी काम नहीं कर रही है, उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, उनके पास लैपटॉप नहीं है कि वो लंबे समय तक उसको पिन लगा करके चार्ज होता रहे और वो लैपटॉप पे देख सकें। तो इस क्लास में जब ये हालत है, जो यूपीएससी की क्लास है, जो सिविल सर्विसेज की क्लास है, तो आप उन बच्चों से 6 के बच्चे को कौन मोबाइल ला के देगा? और कितने बच्चों को ला के देंगे? करोड़ों लोग हैं ऐसे, 65-70 करोड़ लोग, उनके परिवार, उनके बच्चे, जो ये बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है। और आपने बहुत आसानी से कह दिया क्लास नहीं चल रही, कोई ऑनलाइन हो जाओ। कितना आसानी से आप बोल देते हो ऑनलाइन हो जाओ। नहीं हो सकते ऑनलाइन, ये समस्याएं हैं। तो इसलिए केवल उन्हीं का विकास हो रहा है जो बहुत आगे हैं। अंबानी का ही विकास हो रहा है, अडानी का ही विकास हो रहा है, फिर उस ग्रेड के उन लोगों का विकास हो रहा है, इनका नहीं हो पा रहा है। तो ये एक समस्या है हमारे साथ, इसको समझना चाहिए। खैर, मैं आपको लिखना सिखा रहा था, ये भी उसका भाग है, लेकिन हम लोग इन चीजों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो राजनीति का मूल्यांकन हो सकता है, बिजनेस का मूल्यांकन हो सकता है ना। तो मैंने आपको अलग अलग सेक्टर, मैंने कुछ इशारा इस तरफ किया, कुछ इशारा इस तरफ किया। तो इस तरफ जब किया तब मैं साहित्य, कला और इन चीजों की बात कर रहा था, फिल्म और विज्ञान और इनकी। इस तरफ बात कर रहा था तब धर्म और अर्थ और आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहा था, धार्मिक क्षेत्र की बात कर रहा था, राजनीतिक की बात कर रहा था, सामाजिक। आप इस वाले सेक्टर को इधर भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किस तरह से सोचते हैं उस पर निर्भर करता है, पर सोचना पड़ेगा और सोच करके नोट्स बनाना पड़ेगा, अलग अलग सेक्टर वाइज नोट्स बनाना पड़ेंगे। हर चीज क्या, महिलाओं के बारे में, मजदूरों के बारे में, इस बार श्रमिकों के लिए कानून बना है। कृषि के क्षेत्र में आप बिल्कुल, अराजकता होगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा उत्पादन होगा, हरित क्रांति हो जाएगी और बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाएगा, लेकिन उत्पादन बेकार होगा, वो खाने लायक नहीं होगा, उसमें केमिकल बहुत होंगे। साइज तो बहुत बड़ी होगी फल की, सब्जी की, लेकिन उसमें जहर होगा। किसका जहर होगा? फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का। तो वो अराजकता है। तो हरित क्रांति एक तरह की अराजकता थी, अनुशासन नहीं था। अनुशासन जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग डिसिप्लिन है, क्योंकि उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इन्वायरमेंट के सेक्टर में अराजकता आएगी तो पेड़ कट जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, ओवरग्रेजिंग हो जाएगा, न्यूट्रिशन आ जाएगा, चारों तरफ बुरी हालात होंगे, पर्यावरण का विनाश हो जाएगा, वही एल नीनो लानीना प्रभाव डालेंगे, फिर बाढ़ आएगी, फिर तूफान आएंगे, कुछ भी होगा, सूखा पड़ेगा। और जब डिसिप्लिन होगा पर्यावरण के क्षेत्र में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा, सारे एमिशन कट करेंगे हम लोग। तो ये डिसिप्लिन है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिसिप्लिन है। तो मैंने लगभग जितने भी तरह के विषय हो सकते हैं, जितने भी तरह के बिंदु हो सकते हैं, जितने तरह के सेक्टर हो सकते हैं, उनको समेटने की कोशिश की है छोटे से लेक्चर में। लेकिन आपको बहुत सारा
इंसाइट मिला होगा इसके बारे में, बहुत सारी चीजें मिली होंगी जिससे आप लिखना सीख पाएंगे और लिखने में क्वालिटी बना पाएंगे। बिना क्वालिटी के आप नहीं बन पाएंगे, इसलिए क्वालिटी लेके आइए। क्वालिटी कैसे आएगी? कलेक्शन से आएगी। इंफॉर्मेशन के संग्रह करना पड़ेगा आपको, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पढ़ाई करने से होगी। पढ़ाई करते समय में ही कंपार्टमेंट में रखते जाइए अलग अलग, ये पढ़ाई करते समय ही करना पड़ेगा आपको। इसलिए पढ़ने से पहले आपको टेस्ट देना चाहिए, और टेस्ट देने से पहले ये सोचना चाहिए, मैंने जो आपको लेक्चर दिया है ये वाला लेक्चर आपको सबको देखना चाहिए। बार बार ये YouTube पे डालेंगे हम, इसको बार बार देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ना कैसे है। तो चलिए पढ़ते हैं, फिर आज की बात समाप्त करते हैं।